अगर आप अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करना चाहते हैं, आप अपने जिंदगी की किताब खुद लिखना चाहते हैं, तो आपको खुद को लेखनी बनाना पड़ेगा, कलम बनाना पड़ेगा, पेन बनाना पड़ेगा और अपनी कड़ी मेहनत को उसके लिए स्याही बनानी पड़ेगी। तब जाकर के आप अपना फ्यूचर लिख पाएंगे। आप दूसरों पर निर्भर मत रहिए, दूसरे के भरोसे में मत रहिए। क्या पता कोई दूसरा किसी रद्दी कागज पे आपके लिए क्या लिख दे। इस वजह से खुद पर भरोसा रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। मेरा नाम है ओम और आज मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज का एक लेक्चर लेके आया हूं। केमिकल बॉन्डिंग का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। सही सुन रहे हो आप। इस सबसे बड़े चैप्टर का आज समाप्ति करेंगे, खत्म कर रहे होंगे। क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, यहीं पे हम फजांस रूल सीखेंगे और यहीं पे हम बॉन हैवर साइकिल के बारे में सीखेंगे। इनका यूज जो है आगे बहुत आने वाला है। जब आपको रिएक्शन समझाई जाएंगी, एस ब्लॉक पी ब्लॉक समझाया जाएगा, इन सब का बहुत ज्यादा यूज आता है और आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहां से बन रहे होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी शुरू कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा गया है। आयनिक कंपाउंड्स हमें बताना है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। चलिए जी शुरुआत कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स, मान लीजिए कि हमने एक आयनिक कंपाउंड लिया, यहां पे हमने ए और बी करके बनाया हुआ है, तो यहां पे मैं एक नाम रख रहा हूं एक कंपाउंड का, जिसको मैं बोल रहा हूं ए बी कंपाउंड, या एक उस कंपाउंड को मैं कह रहा हूं आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड कब होगा, क्या कंडीशन होगी, वही हमें समझना होता है। नाम में देखो क्या लिखा है, आयनिक कंपाउंड, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो आयंस से मिलकर के बना होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, है ना? सिंपल सी बात। अब जैसे ए है, ए मान लो पॉजिटिव रखता है, ए के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। बी के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों क्या हो चुके हैं? आयंस हो चुके हैं। तो इन दोनों के आयंस के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं। और जो ये अट्रैक्शन है, इसी को बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि आयंस के बीच में क्या है? अट्रैक्शन है, इस वजह से इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और जब ये दोनों लोग गठबंधन करके कंपाउंड का स्वरूप लेंगे, तो उसको हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। सिंपल कहानी है। हाँ, इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो कि देखो भैया, ए और बी दो एटम थे, उसमें से ए ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के बी को दे दिया, तो बी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और क्योंकि ए का इलेक्ट्रॉन गया था, इस वजह से उसकी खोपड़ी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही तो बनते हैं ना आयन से वाले, और इनके बीच के इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? आयनिक इंटरेक्शन बोलेंगे। क्लियर है ना? ओके, आ जाइए। ए क्या भैया? एक कैटायन है। और बी हमें क्या लेना है? एक एनायन लेना है। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। यहां पे आगे आप एक बात बताइए, कैटायंस बनते हुए अक्सर आपने कहां देखा है? मैं अक्सर की बात कर रहा हूं अभी। अक्सर आपने कहां देखा है? पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में जो मेटल्स होते हैं सारे, जो एस ब्लॉक के हैं, वो डी ब्लॉक वाले, एफ ब्लॉक वाले, ये लोग क्या करते हैं? कैटायंस बनाते हैं। क्योंकि मेटल का कैरेक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन देने का कैरेक्टर। अरे यार यहां आओ ना। जैसे सोडियम है, एक मेटल है, ये तो मानते होगे। हाँ सर मानते हैं। ये क्या करता है? इसका कैरेक्टर क्या है? वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकता है, क्योंकि उसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, उसको निकाल करके वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। तो ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन इजीली निकालती है, उसी को तो हम मेटल बोल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इजीली कैटायंस कौन से लोग बनाते हैं? मेटल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? मेटल्स बनाते हैं। अच्छा जी, एनायंस इजीली कौन बनाते हैं? एनायंस बनाने की टेंडेंसी का मतलब समझो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन हमें लेना है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहां आती है? जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, तो राइट साइड में नॉन मेटल्स की बिरादरी बैठती है, उधर उनका परिवार रहता है। उस परिवार को इलेक्ट्रॉन पसंद है, तुम इलेक्ट्रॉन दोगे, झटाक से ले लेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसके पास है? नॉन मेटल्स के साथ। और नॉन मेटल का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्लोरीन एक एटम है। क्या है? क्लोरीन एक एटम है, अभी न्यूट्रल है। ये भाई साहब ने जो इलेक्ट्रॉन दिया है ना, इस इलेक्ट्रॉन को अगर मान लो इनको पाने का मौका मिले, तो क्या पा जाएंगे? ले लेंगे। हाँ भैया ले लेंगे। यार इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी निकाल रहा होगा क्लोरीन, तो ये प्रोसेस आराम से हो भी सकता है। क्या बन जाएगा? क्लोराइड आयन बन जाएगा। बोलो बन जाएगा क्या?
तो यहां पे क्लोरीन क्या है, यहां पे नॉन मेटल है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। अब देखो भाई, दोनों क्या थे, पहले न्यूट्रल एटम की तरह मैंने बताया, फिर मैंने बताया कि जो मेटल है अपने आप को कैटायन बनाता है और नॉन मेटल अपने आप को एनायन बनाता है, और ये नॉन मेटल, ये वाला नॉन मेटल इस मेटल के साथ जब इंटरैक्ट करेगा, क्या करेगा, जब इंटरैक्ट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, आयनिक इंटरैक्शन बोलेंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। सुपर क्लियर। अच्छा जी, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। आइए नीचे लिखा है वो पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। लिखा गया है द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू और मोर एटम्स एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। अभी मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाला बताया है, तो फिलहाल ये मानो कि क्या होगा, हमारे पास एटम्स होंगे, एटम्स क्या कर रहे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, दूसरा रिसीव कर रहा होगा, फिर जब वो आयंस बन जाएंगे तो उनके बीच के बने हुए बॉन्ड को, बने हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो नीचे ही लिखी गई लाइन आयनिक बॉन्ड की क्या है, डेफिनेशन है। इतनी बात समझ में आई, कोई समस्या नहीं होगी। आइए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखिए कंडीशन वही लिखी गई है, क्या क्या हो सकता है। देखिए ए हमने क्या बोला था, कैटायन है, बी क्या है, एनायन है, तो भैया पॉजिटिव लिख लो, पॉजिटिव लिख लो, नेगेटिव लिख लो। अरे सर अभी तो पढ़ाया, दोबारा क्यों बता रहे हो, कुछ इसमें नई चीजें ऐड होंगी, इस वजह से दिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, कैटायन बनाने का करेक्टर मेटल के पास अच्छा है, एनायन बनाने का करेक्टर नॉन मेटल के पास अच्छा है। क्या ये हमेशा एटम एज अ सिंगल एटम जाकर के बॉन्ड बना रहे होंगे, क्या वहां पे ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, हाँ जनाब हो सकते हैं। देखिएगा क्या लिखा गया है कि ये जो कैटायन है वो जो है ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, लेकिन उसके ओवरऑल ग्रुप की खोपड़ी पे एक पॉजिटिव चार्ज बैठना चाहिए, उधर तांडव करना चाहिए। अच्छा जी, सेम कहानी यहां पर भी है, यहां पर भी ग्रुप ऑफ एटम्स होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल ग्रुप ऑफ एटम्स पे नेगेटिव चार्ज होने चाहिए। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे आ जाइए, जैसे लिख लीजिए NH4 पॉजिटिव, क्या NH4 पॉजिटिव। अब देखो यार, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर है, तो क्या बोला जाएगा, ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है। क्या ये एक एटम है, नहीं, ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है, और ग्रुप ऑफ एटम जो है एक कैटायन बना रहा है, तो निश्चित रूप से NH4 पॉजिटिव जो है आयनिक कंपाउंड का कैटायनिक पार्ट आराम से बना सकता है, कोई समस्या की बात नहीं। सुपर क्लियर, हाँ सर क्लियर। अगला देखो, नेक्स्ट वन इज SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन बोलते हैं, इसको सल्फेट आयन बोलते हैं। ये बच्चे को आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से आपको ये बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने देखा है, और विश्वास मानिए ये वीडियो देखने के बाद आपको नाम रटने नहीं पड़ेंगे, आप ऐसे ही बोल जाओगे हर चीज, जितना आपको लग रहा होगा अरे बहुत कठिन सा नाम है, पता नहीं क्लोरेट पर क्लोरेट कब आ जाता है, वो देखने के बाद आप कहोगे बड़ा आसान सा काम था। ठीक है, अच्छा जी, यहां पे क्या मैंने बोला, ये सल्फेट आयन, सल्फेट आयन के खोपड़ी पे 2 नेगेटिव चार्ज है। ये क्या है, ये तो ग्रुप ऑफ एटम है, तो ग्रुप ऑफ एटम जो नेगेटिव चार्ज रखता है उसको हम क्या बोलेंगे, एनायन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो, अगर NH4 मैं कहूं, NH4 पॉजिटिव जो है वो सल्फेट आयन के साथ इंटरैक्ट करने लग जाए, क्या करने लग जाए, इंटरैक्ट करने लग जाए, तो क्या यहां पर इस इंटरैक्शन को हम आयनिक इंटरैक्शन बोल सकते हैं, क्या यहां से बने हुए कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड बोल सकते हैं, हाँ जनाब, दिल खोल के बोलिए, एकदम सही बात है। देखो भाई, यहां पे 2 नेगेटिव है ना, तो ये हमें कितने बार चाहिए, 2 टाइम चाहिए, तभी तो इसके प्लस और इसका माइनस मिलकर के न्यूट्रलाइज होकर के एक न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड दे पाएगा, है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, आप लिखोगे NH4 ट्वाइस, 2 बार ये लिख लिया और ये लिख दिया सल्फेट, लिख दिया क्या भाई, अरे भाई ये 2 यहां लिखा जाता है और ये +1 वाला यहां पे लिखा जाता है, ऐसे तो पढ़ते थे, 9 से पढ़ते आ रहे फॉर्मूला मेकिंग। तो ये कोई पूछे, अगर कोई पूछे कि ये आयनिक कंपाउंड है क्या जनाब, जवाब दो हाँ भाई, क्योंकि NH4 पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव है। चलिए जी, समझ में आ चुका होगा। एग्जांपल के तौर पे यहां पे लिखा है NaF, तो इसको तोड़ो, क्या लिखा जाएगा, Na+F नेगेटिव। Na+ क्या है भाई, ये मेटल जो कि पॉजिटिव चार्ज रख रहा है कैटायन है, ये नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज रख रहा है एनायन है, तो निश्चित रूप से यहां के इंटरेक्शन को आयनिक इंटरेक्शन बोलेंगे। K+ एंड Cl नेगेटिव। CaO को कैसे लिखोगे, लिखोगे कैल्शियम 2+ एंड O2 नेगेटिव, तो कैल्शियम का 2+ O2 नेगेटिव के साथ जो इंटरेक्शन शो करता है उसको हम आयनिक इंटरेक्शन बोलते हैं, और हमारा CaO एक आयनिक कंपाउंड है, मानने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। NH4Cl, अभी बताया गया आपको कि भैया आप NH4 पॉजिटिव को एक कैटायन घोषित कर सकते हो और इसको एनायन, तो यहाँ के इंटरेक्शन को आयनिक इंटरेक्शन बोलेंगे। ये Na2 SO4 लिखा है, ये भी आप लिख सकते हो कि भैया 2 टाइम क्या हो जाएगा,
Na+ हो जाएगा और सल्फेट पर 2 नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ के इंटरेक्शन को भी बोलेंगे। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं थी। देखो आयनिक बॉन्ड्स के साथ लिखा है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों लिखा है? वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड कहते हैं, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट शब्द का मतलब वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से वहां पे क्या होता है? बॉन्डिंग होती है, अट्रैक्शन बनता है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार इजिली आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? इजिली आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? ए पर पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव इजिली कब बनेगा, उसकी क्या कंडीशन है? तो बोला जा रहा है कि फेवरेबल कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज, ऐसा करके आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपसे ऑप्शन बना देगा। तो यहां पे जो पढ़ाया जाएगा ध्यान से देखिए, क्या है? कैटायन बनाना। किससे बनाना भैया? ए से, जो कि था न्यूट्रल। बी क्या था? न्यूट्रल। इससे क्या बनाना है? बी नेगेटिव बनाना है। अरे बोलो बनाना है ना? हाँ भैया बनाना है। अब एक बात देखो यार, ये क्या था? न्यूट्रल एटम था, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब क्या कराना है? उसका आयनाइजेशन कराना है। तो क्या लगेगा वहां पे? आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा। अब देखो यार, अगर तुम चाहते हो कि ये काम आराम से हो, मतलब ए हमें ऐसा चुनना चाहिए जिसका आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम हो। तो यहां पे कंडीशन क्या बनेगी कि भैया यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी अगर मिनिमम होती है तो आसानी से ए जो है A+ बना देगा, और अगर A+ बना देगा तो भैया यहां पर आयनिक इंटरेक्शन इजिली हो पाएगा। क्लियर? हाँ। और ये जो बी है, जो नॉन मेटल है, यहां के लिए आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन वो ले करके अपने आप को एनायन बना रहा होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाली कंडीशन क्या बोली जाती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले जाते हैं। अगर बी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है और खूब ज्यादा एनर्जी निकालता है, तो बोला जाएगा यार कि यहां पर आसानी से बी अपने आप को बी नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा, और जितना जल्दी अपने ए जो है A+ बनाएगा, बी नेगेटिव बनाएगा, उतना ही अच्छा यहां पर क्या होगा? इंटरैक्शन होगा। तो फेवरेबल कंडीशन यही है। आइए दिखाता हूं। लेस आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए किसके लिए? उस एटम के लिए जो कैटायन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो कैटायन का फॉर्मेशन करता है उसके लिए। बाकी आप समझ गए होंगे इस कहां पे बोल रहा हूं? ए के लिए। ठीक है भाई, ये क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए लिखी जा रही है? बी वाले के लिए, क्योंकि बी को क्या बनाना है? बी नेगेटिव बनाना है। अच्छा जी, अगली चीज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एनर्जी रिलीज्ड बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैटायन एंड एनायन शुड बी हाई। अब एक चीज देखो, चलो मान लो ए ने बना दिया A पॉजिटिव, बी ने बना दिया B पॉजिटिव, हमारे पास क्या है? A+ एंड क्या है? B नेगेटिव। अगर ये दोनों अच्छे से इंटरैक्ट करें, बहुत ही अच्छे से इंटरैक्ट करेंगे, तो क्या होगा यार? एक बात बताओ, एक पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, एक पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? बहुत ही अच्छा गठबंधन करेंगे, और अगर ये गठबंधन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा, तो भैया वो चीज स्टेबल होगी। और कोई चीज स्टेबल तभी होती है जब उसके अंदर से एनर्जी निकलती है। तो जब वहां से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होगी ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा कि वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो रहा है, वो आयनिक बॉन्ड आसानी से बनना चाहेगा, वो क्रिस्टल आसानी से बनना चाहेगा। यही लिखा गया है कि जब हमारा कैटायन और एनायन एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाए, तो क्या हो? वहां पर एनर्जी हाई हो, और वो एनर्जी जो निकल रही है ना, उसी को बोला जाता है लैटिस एनर्जी। क्या बोला जाता है? लैटिस एनर्जी। लैटिस का मतलब क्या है? लैटिस का एक्चुअली मतलब होता है जाल, हिंदी में बोले तो जाल। भाई सॉलिड स्टेट में आप पढ़ते हो कि, अगर आपने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, ऐसा समझो कि जाल का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ईंट लगता है ना घर में, तो उसी तरीके से आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयंस फिट किए जाते हैं, तब जाकर के आपके क्रिस्टल तैयार होते हैं आयंस के। ठीक है, तो जो वो फिटिंग है उसी को लैटिस बोला जाता है। क्लियर है? अब उस लैटिस को बनाना है, कैसे बनता है? इस तरीके के इंटरेक्शन से बनता है। तो यहां बनाने में जो एनर्जी निकलती है उसी को नाम दिया जाता है लैटिस एनर्जी। तो आपको पता होना चाहिए लैटिस एनर्जी क्या होती है। क्या आपको याद रहेगा कि लैटिस एनर्जी हाई होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, और लेस आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, जो कैटायन का फॉर्मेशन करने जा रहा है उसके लिए। आइए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या भाई? लैटिस एनर्जी। अभी जो पढ़ाया उसी को थोड़ा दूसरे वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। एनर्जी विच इज रिलीज्ड। भाई लैटिस एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, क्योंकि सिस्टम स्टेबल करता है। जब एक कैटायन एक एनायन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लेके आता है, और दुनिया में कहीं भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो चीज स्टेबल होगी। अगर वो स्टेबल होगी तो एनर्जी वहां से निकल रही होगी उस सिस्टम से। अच्छा जी, एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन द कंपोनेंट आयंस
लेकिन एक कंडीशन दी गई, कंपोनेंट आयन के लिए कंडीशन दी गई है कि वो क्या होना चाहिए, गैस फेज में होना चाहिए। हमारे आयंस कैसे होने चाहिए, गैस फेज में होने चाहिए, ये लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन में। अच्छा जी, आगे क्या लिखा है कि ब्रॉट टुगेदर फ्रॉम इन्फिनिटी टू मेक द लैटिस ऑफ द क्रिस्टल। कह ये रहे हैं कि ए प्लस यहां से लाओ, बी नेगेटिव यहां से लाओ, दोनों को आसपास जब लाओगे, लाने के बाद इनफाइनाइट से हम उठा के ला रहे हैं, और जब लाएंगे ला करके उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी वजह से जो एनर्जी निकलेगी उसको हम लैटिस एनर्जी बोलेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि जो तुम आयंस ला रहे हो वो होने चाहिए गैसियस फेज में। किस में होने चाहिए, गैसियस फेज में होने चाहिए। अच्छा जी, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, मान लो मेरे को NaCl बनाना है। क्या करना है, मान लो मेरे को NaCl बनाना है, 1 मोल NaCl का एक मान लो मिला के क्रिस्टल बनाना है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखना ध्यान से। NaCl तुम्हारे घर में प्रेजेंट होगा, किस फॉर्म में रहता है भाई, सॉलिड के फॉर्म में रहता है। अब यार देखो कह वो रहा है कि यार NaCl को ना आयनिक कंपोनेंट आयन से बनाते, इसका कंपोनेंट आयन क्या होगा, तो पहले कंपोनेंट तो लिखो, एक होगा Na, दूसरा क्या होगा Cl, क्या होगा, ये इनके कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट्स को किस में रखना है भाई, गैसियस फेज में रखना है। लो भैया, ये कह रहे हैं सब कुछ मान लो तुम, है ना, गैसियस फेज में रख दिया भाई, जो तुमने बोला वो सब रख दिया, ठीक। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे आयंस बनाना, तो यहाँ पे क्या लिखते हो, Na पर प्लस लिखते हो और यहाँ पर Cl में माइनस लिखते हो। अब देखना, अब ये जाके संपूर्ण हुआ है कि भैया हमारा Na प्लस जो कि गैसियस फेज में, Cl नेगेटिव जो कि गैसियस फेज में, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ गठबंधन करते हैं, इस गठबंधन से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को, उस डेल्टा H को, क्योंकि निकलती है तो इस वजह से -x लिख रहा हूं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंथैल्पी चेंज क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी कहलाती है। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ध्यान ये रखना कि लैटिस एनर्जी के वक्त आपको अपने आयंस गैसियस फेज में लेने हैं, उनको मर्ज कराना है, जो सॉलिड फॉर्म में आपको बनता हुआ दिख रहा है लैटिस, वहां पे जो एनर्जी निकलती हुई यहां पे इक्वेशन में दिख रही है, इसी को हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। सुपर क्लियर। अच्छा जी, अब लैटिस एनर्जी समझ में आ गई, इसके बाद हमें एक चीज समझनी होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। वैसे तो ये आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते वक्त बताया जाएगा, लेकिन मैं यहां पे आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं। देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन नाम से मतलब समझ में आ रहा है कि आपको कोई चीज बनानी है और उसको बनाने की वजह से वहां से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, मतलब एनर्जी यहां से निकल रही है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ये नई चीज नहीं है, सेम ही चीज है। क्या बोलते हैं भैया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैसे लिखेंगे, डेल्टा H इसके बाद F, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी चेंज, तो लिखने का तरीका डेल्टा H, फॉर्मेशन है तो हमने F लिख दिया। अब देखो इसका डेफिनेशन देखो, रटना नहीं, बहुत आसानी से समझा दूंगा, सुनो। नहीं पढ़ो, क्या लिखा है, लिखा गया है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, amount of heat released when 1 mole of substance is formed by its इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां से बनाना है, एलिमेंट्स के आपको प्योर एंड स्टेबल स्टेट लेने। इन्होंने ये नहीं कहा है कि आपको गैसियस फेज में ही लेना है। लैटिस में कहते थे कि गैसियस फेज में लेना जरूरी है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर आपको कोई सब्सटेंस 1 मोल का बनाना है तो जिस कंपोनेंट से आप वो बना रहे हो उस कंपोनेंट के आपको प्योर और स्टेबल फॉर्म लेने पड़ेंगे। हमें पता है ऐसे फील नहीं आती, फील आती है एग्जाम्पल से। आपके सामने प्रस्तुत है एक एग्जाम्पल, देखिएगा यहां पर क्या लिखा गया, थोड़ी देर में लौटते हैं, पहले आपको समझाता हूं। यहां पे जैसे मान लो मेरे को बनाना है भैया NaCl, अभी बना के दिखाया था आपको, क्या करना है, NaCl बनाना है, तो हमने लिख दिया Na सॉलिड, ठीक है, NaCl सॉलिड, ठीक है। नमक तो भैया इसी फॉर्म में रहेगा। इसका कंपोनेंट क्या है भाई, कंपोनेंट लिखो, चलो भाई कंपोनेंट लिखो, क्या लिखोगे, Na लिखोगे और Cl लिखोगे, ठीक है। क्या भैया यहाँ पे प्लस और माइनस अभी लगा दोगे, नहीं। इन्होंने कहां बोला है आयन, बोला ही नहीं है, इन्होंने कहा एलिमेंटल स्टेट लो। तो सोडियम का एलिमेंटल स्टेट मतलब सोडियम किस फॉर्म में धरती पे पाया जाता है, वही उसका एलिमेंटल स्टेट है। बताइए किस फॉर्म में पाया जाता है, तो आप अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए, सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। सोडियम सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, और जो क्लोरीन होता है वो भैया Cl2 गैस होती है। क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर क्लोरीन क्या है, गैस है, और हमें क्या बनाना है, NaCl, तो इसको भैया क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, और बैलेंसिंग के लिए हमें यहाँ पे हाफ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, हाफ लिखना पड़ेगा। तो देखो अब समझना ध्यान से, क्या बोला मैंने लिया सोडियम का प्योर स्टेट, कौन सा वाला, सॉलिड,
क्लोरीन का क्या लिया, गैसियस। अब जब इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं हमें क्या मिलता है, 1 मोल NaCl सॉलिड मिलता है। इस रिएक्शन के दौरान जितनी एनर्जी निकलती है उसी को हम डेल्टा H फॉर्मेशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एच फॉर्मेशन। इसको कभी भी गलती से मेरे हीरोज लैटिस एनर्जी मत बोल देना। लैटिस एनर्जी कहती है, उसकी बेसिक कंडीशन है कि मेरे भाई जो कंपोनेंट्स है ना उनको हमें क्या लेना होगा, गैसियस फेज में, मतलब कि दोनों गैसियस में होने चाहिए और दोनों आयंस के फॉर्म में होने चाहिए। लेकिन यहां हीट ऑफ फॉर्मेशन में आपसे बोला जाता है कि आपको अपने कंपोनेंट्स लेने हैं जिस फॉर्म में वो धरती पे रहते हैं, वही वाले फॉर्म लेने, और आयनिक बनाने की जरूरत नहीं है। उसको क्या बनाओ, प्योर स्टेट में बनाओ। तो देखो भैया, सॉलिड Na लिख दिया और ये लिख दिया, शायद आनंद आया होगा। और इस एनर्जी जो निकल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, तो यहां पे लिख देता हूं मैं -y। यहां पे मान लो कि -y एनर्जी यहां पे निकल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया, हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। क्या आपको गैप समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया, नहीं आया? चलो फील करा देता हूं यहीं पे। देखो भाई, Na+, ठीक है, Na+ लिया जो कि गैसियस में है, प्लस Cl नेगेटिव लिया जो कि गैसियस में है। इसके बाद अगर हमें NaCl मिलता है तो इस समय जो डेल्टा H है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। इसको मैंने -x लिख करके दिखाया था। इस समय जो होगा वो -x होगा और यहाँ पे -y, x और y डिफरेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन का अलग हिस्सा है और यहाँ पर अलग चीज लिखी गई है। अरे समझ में आ रहा है क्या भाई, फील कर पा रहे हो? अब आपको लैटिस एनर्जी और हीट ऑफ फॉर्मेशन समझ में आया होगा। ये सब क्यों समझाया गया, आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिएगा, आपके सामने प्रस्तुत है बॉर्न हैवर साइकिल। ये एक ऐसा साइकिल है, एनर्जी का एक ऐसा साइकिल है जिससे हम एक्चुअली लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन आपके पेपर में आप समझिए कि बहुत सारी एनर्जीज को कैलकुलेट करने का एक तरीका बना लिया गया। लेकिन शुरू में यहां से सिर्फ हम लैटिस एनर्जी निकालने की कोशिश करते थे, क्योंकि लैटिस एनर्जी निकालना डायरेक्टली बड़ा कठिन काम है भाई। किसी सोडियम को Na+ गैसियस में ले जाओ, Cl नेगेटिव को गैसियस में लेके जाओ, फिर पहले पता तो हो ये दोनों आयन बन चुके हैं, क्योंकि हमारी आंख से तो, नंगी आंख से तो दिखेंगे नहीं भाई, ठीक है। फिर उनका गठबंधन हो रहा है, कितनी एनर्जी निकल रही है, निकालना बहुत मुश्किल काम है ना, इम्पॉसिबल है, निकाला ही नहीं जा सकता। तो डायरेक्ट नहीं निकलता भाई लैटिस एनर्जी, इनडायरेक्ट मेथड्स लगाने पढ़ते हैं। आपके सामने कुछ इक्वेशंस लिखी जाएंगी जहां से आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या लिखा है समझने की कोशिश करना, क्या लिखा है भाई। हमने एक मेटल लिया, आप अपने दिमाग में सोडियम रख के चल लो, आपकी लाइनें क्लियर हो जाएंगी। देखो, मेटल लिया सॉलिड फॉर्म में और X2 लिया, मान लो एक क्लोरीन था, क्लोरीन को हमने लिया गैसियस फॉर्म में, ठीक। ये दोनों को रिएक्शन कराया, हमें क्या मिला, M+X नेगेटिव नाम का एक आयनिक कंपाउंड मिला। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ यार, इस रिएक्शन को होने में जो एनर्जी निकलती है उसको मैं लैटिस एनर्जी बोलूं या उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलूं? तो शायद आपका जवाब होगा, अभी तो बताया था सर, हीट ऑफ, इसको क्या बोलोगे, फॉर्मेशन, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपने एलिमेंटल स्टेट्स यूज किए हैं मेटल के, और आपने यहाँ पे क्लोरीन के, मान लो तो क्लोरीन के, ठीक है। हैलोजन में हमने क्लोरीन ले रखा है। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यार, एक चीज समझो, यहाँ पे देखो कुछ चीजें बनाई जाएंगी आपके लिए, यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिखूंगा। अब ना मेरे को जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है और जो लैटिस एनर्जी है, उनके बीच में क्या निकालना है, उनके बीच में एक रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालना है तो भैया हमें यहां पे यही बनाना पड़ेगा, लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन को यूज करके। भाई लैटिस एनर्जी में अपन यही तो बनाते थे। तो देखो भाई, इसको बनाने के लिए लैटिस एनर्जी के हिसाब से सोचो, अगर आप लैटिस एनर्जी के हिसाब से सोचोगे तो आपको लगेगा कि यहां पर जो आपका मेटल है वो M+ फॉर्म में होगा और गैसियस फॉर्म में होगा, मतलब M+ होगा और गैसियस, कैटायनिक और गैसियस फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। लैटिस एनर्जी में और दूसरा क्या लेते हो, X है, तो X को क्या लिखोगे, X नेगेटिव, क्योंकि हमें आयनिक लिखना होता है और यहाँ पे गैसियस लिखना होता है। तो आपको बात समझ में आ रही है, हमें रिलेशन निकालना है इसके और इसके बीच में। तो हम क्या कर रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट होगा तभी तो रिलेशन निकलेगा। इसको बनाने के लिए डायरेक्ट मेथड है भैया ये, ठीक है। अब थोड़ा इनडायरेक्ट मेथड में जाओ तो लैटिस एनर्जी कैसे डिफाइन की गई थी, इसको बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, गैसियस फॉर्म में इनके आयंस लेने पड़ेंगे और एक दूसरे के साथ क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्शन शो करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब सवाल आता है, चलो ये समझ में आ गया। अब सवाल आता है कि ये जो मेटल सॉलिड है उससे हम डायरेक्टली यहां पे कैसे कूदेंगे, कूद तो सकते नहीं डायरेक्टली। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मेटल सॉलिड लिखा है ना भाई,
इसको पहले गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसी चीज को सॉलिड से डायरेक्टली गैस में लाने को क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। तो आपको यहां पे सब्लिमेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। इस वजह से मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। लैटिस एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव होती है, क्योंकि ये एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी निकलती है सिस्टम से। लेकिन अगर आप सॉलिड को गैस बनाना चाहते हो तो सब्लिमाइज करना पड़ेगा। तो सब्लिमेशन के लिए आपको एनर्जी इनपुट मारना पड़ेगा। इस वजह से मैंने प्लस लिखा हुआ है। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? खोपड़ी में उतर गई? हाँ सर उतर गई। अब देखो यार, अभी हमने मेटल सॉलिड फॉर्म में लिया, मतलब हमारे पास एक एटम है, एक एटम है मेटल का, जो कि अभी गैस में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब गैस से डायरेक्टली हमें कहां जाना है? M+ बनाना है, उसका कैटायन बनाना है। कैटायन बनाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं भाई? आयनाइजेशन एनर्जी यूज करते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन भी यही है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम होने चाहिए, तब आप उसके ऊपर एनर्जी डालोगे तो जाके M+ मिल रहा होगा। एनर्जी डालोगे, इस वजह से इसको भी प्लस लिखोगे। तो ये देखो हमने आसानी से बना दिया। अब देखो हमारे पास है X2, यहां पर लिखा आधा मोल। क्या लिखा है? हाफ लिखा, आधा मोल। अच्छा जी, आधा मोल X2 लिया है, उसे डायरेक्टली हमें X नेगेटिव बनाना है। क्या बन जाएगा? बनाने के लिए पहले आपको X और X का ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो बताओ बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। यार हमें अगर एक मोल बॉन्ड तोड़ना हो तो उसके लिए लिखा जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन अगर हमें हाफ मोल तोड़ना हो तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 लिखेंगे और हाफ लिखेंगे, क्योंकि आधा मोल ही लिखा है। अच्छा, ऐसा करने पे क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? एक X मिलेगा। हमने क्या किया? आधा मोल तोड़ा, तोड़ने के बाद हमें X मिला। ये X पहले से गैस फॉर्म में था, अभी भी ये गैस फॉर्म में ही रहेगा। अब देखो यार, यहां में X गैसियस फॉर्म से X नेगेटिव गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एनायन तक लाना है एक एटम को जो कि गैसियस फेज में है। तो यहां के लिए हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज करते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर क्लोरीन ले रखा है तो क्या होगा? यहां पे नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? नेगेटिव होती है क्लोरीन के लिए। और बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी आप लगाते हो वो कैसा लिखा जाएगा? पॉजिटिव लिखा जाएगा, क्योंकि आप खुद इनपुट मार रहे हो ना, आप खुद एनर्जी दे रहे हो। साइन समझना जरूरी है भाई, ठीक है। अब देखो, अगर आपने इसके ऊपर क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, देने के बाद क्या होगा? ये अपने आप को X नेगेटिव बना देगा। सर ये इसको इलेक्ट्रॉन मिला कहां से? अरे भाई साहब है ना, ये आयनाइजेशन के थ्रू जो निकालेंगे वही वाला इलेक्ट्रॉन इनको आकर के मिल जाएगा, इनको रिसीव हो जाएगा। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये कहानियां समझ में आ गई सर, पूरा समझ में आ गया कि पहले आपने ये डायरेक्ट मेथड बताया हीट ऑफ फॉर्मेशन के थ्रू। अब आप कह रहे हो कि इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें लैटिस एनर्जी इन्वॉल्व है। अब हमें लिखना है कौन कौन से एनर्जी इन्वॉल्व है। इसके लिए एक रूल पढ़ते हैं हम, हेस्ट लॉ। क्या पढ़ते हैं? हेस्ट लॉ, जो ये कहता है कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने में जितनी एनर्जी लग रही है सिंगल स्टेप में, उतनी ही एनर्जी लगती है जब आप मल्टीपल स्टेप्स लेते हो तब भी। सिंगल स्टेप में जाओगे तब भी उतनी एनर्जी लगेगी, मल्टीपल स्टेप्स में जाओगे तब भी उतनी एनर्जी लगेगी एक रिएक्शन के लिए। अच्छा जी, इसका मतलब यह हुआ कि जो डेल्टा H फॉर्मेशन है, इसको लिखा जा सकता है इज इक्वल टू, पहले इसको लिखते हैं, यहां पे क्या लिखा जाएगा? सब्लिमेशन एनर्जी प्लस, यहां पे क्या लिखा जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी प्लस, देखो पहले ये वाला लिख लिया, अब मैं ये वाला लिख रहा हूं। ये वाले में क्या लिखोगे? आप लिखोगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाई 2। क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाई 2। और इसके लिए क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये लिखोगे ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं अभी साइन नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ एनर्जी लिख के समझा रहा हूं। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे? बोलो, लास्ट में लिखोगे लैटिस एनर्जी। अब आप क्या करो? इनको जोड़ दो। हमने क्या किया? यहां की सारी एनर्जी, यहां की सारी एनर्जी और ये वाली एनर्जी जोड़ दी, तब जाकर के हमें डेल्टा H फॉर्मेशन की वैल्यू मिल पा रही है। तो ये लिखा गया क्वांटिटी वाइज। अब अगर साइन लिखना चाहो तो साइन भी लिख लो भाई, साइन भी लिख लो, वो जरूरी पड़ेगा आपके लिए, ठीक है।
साइन यहां से लिख लेना आप। डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या होगा, नेगेटिव। ये क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव। आयनेशन एनर्जी क्या है, पॉजिटिव। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है भैया, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ रहा है, नेगेटिव। और लैटिस एनर्जी क्या आएगा भैया, यहां पे देख लीजिए, नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखो बाकी चीजें हमें पता होती हैं, डेटा से हम उठाते हैं, एक टेबल होगी हमारे पास जिसमें सारे डेटा दिए होंगे और वहां पे हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कोई भी m+x नेगेटिव हम बनाने वाले हैं। आई होप आपने वो लाइन पकड़ ली होगी, समझ लिया होगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में चला गया होगा कि आखिरकार किस तरीके से ये कैलकुलेशंस होते हैं। ठीक है, और घर बैठ करके आप एक प्रैक्टिस करिए कि एमजीओ कैसे बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एमजीओ कैसे बनाएंगे, क्या तरीका है एमजीओ बनाने का। तो क्या करना, यहाँ पे मैग्नीशियम ले लेना, यहाँ ऑक्सीजन लेना, लेकिन ऑक्सीजन किस में रहता है भाई, आपके एनवायरमेंट में O2 के फॉर्म में रहता है, उसको आप यहाँ ले लेना। यहाँ पे आप एमजीओ लिख देना। अब एमजी बनाना है तो एमजी पे कितना होता है, 2+ होता है। ऑक्साइड पे क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है। तो आपको आयनाइजेशन 2 बार करनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको 2 बार अप्लाई करनी पड़ेगी। पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की क्या होगी, नेगेटिव, लेकिन दूसरी तो किसी भी एटम के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आप लगा करके चेक करना ये सब चीजें, ठीक है, तब देखिएगा क्या आता है। ठीक है, ओके भाई, कमेंट में लिखना, वैसे मैं देखूंगा, सारा कमेंट देखता हूं, तो आप कमेंट में ये लिखना कि एमजीओ को कैसे बनाएंगे बाय यूजिंग बॉर्न हैबर साइकिल, ये वाली इक्वेशन आप लिखना। ठीक है, मुझे मजा आएगा पढ़ करके, शायद मैं वहां पे कमेंट भी कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब आती है बात कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। हम जो लैटिस एनर्जी पढ़ रहे हैं उनको अफेक्ट कौन करता है, कब लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, कब लैटिस एनर्जी कम होती है। और आपके पेपर में तो पूछा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, ऐसी चीजें आपसे पूछी जाती है। और आगे चल के आपको बहुत मजा आएगा जब ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ोगे, वहां पे लैटिस एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज होने वाला होता है। अच्छा जी, तो देखो भैया, ये हमारे पास एक कैटायन है और बगल में इनका पड़ोसी एक एनायन है। ये मैंने क्या लिया, ये मैंने एक कैटायन लिया। पहला क्या है, एक कैटायन है, ये भाई साहब एक एनायन है। इसकी खोपड़ी पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ओके। और आपने पढ़ रखा होगा यार, बचपन से देख रहे हो इस फॉर्मूले को, अगर इनके बीच की दूरी को हम r मान लें, इनके बीच की दूरी को हम r मान लें, इनकी खोपड़ी पे जितना चार्ज है उसको +q मान लें, इन पर जितना चार्ज है उसको -q मान लें, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट, इसके बाद क्या लिखते हैं, Q1 × Q2। तो ये मान लो Q1 है और वो Q2 डिवाइड बाई r²। ये क्या हुआ कि हमारे पास जो एक कैटायन है, जो एक एनायन है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके लिए फॉर्मूला, सिंपल सी बात। लेकिन अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में हम क्या लिखते थे, कुछ याद आ रहा है, एनर्जी में हम क्या करते थे, r² से r कर देते थे, और जो यहां पर F लिखा गया है उसको हम एनर्जी E कर देंगे। यहां पर अगर आप E करोगे तो ये फॉर्मूला बनता है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला आता है, E = K मतलब 1/4πε0 × Q1 × Q2/r। यही आता है कि नहीं आता है, बराबर आता है। अगर ये आता तो आप क्या बोलोगे कि लैटिस एनर्जी, और ये जो एनर्जी है उसी को लैटिस एनर्जी मान लो। ये क्या है, लैटिस एनर्जी। तो देखो यार, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और अगली चीज क्या लिखोगे, इम प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका मतलब देखो भैया ये हुआ कि कैटायन और एनायन के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा गैप होगा, डिफरेंस नहीं, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, आर की वैल्यू जितना ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी उतना कम होगी। मतलब कि जब बहुत सारे आयंस मिलकर के क्या बनाते हैं, लैटिस बनाते हैं। तो एक कैटायन है, मान लो एक एनायन है बगल में पड़ोसी, तो अगर वो दोनों बहुत करीब रहेंगे तो वो जो लैटिस बनेगी, आयनिक कंपाउंड का जो वो लैटिस बनेगी, जो जाल बनेगा, बहुत मजबूत होगा, उसको तोड़ना कठिन होगा। होगा कि नहीं होगा भाई, जब दोनों बहुत करीब होंगे तो अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, अट्रैक्शन लगाएंगे तो उसको तोड़ना कठिन हो जाएगा। सिंपल बात है ना। हाँ, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि भैया अगर डिस्टेंस बढ़ गई, कैटायन और एनायन के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो भैया जान लो कि लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर दोनों के चार्ज का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आ रहा है तो उस सिस्टम के लिए लैटिस एनर्जी भी ज्यादा आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत है, ये देख लीजिएगा, लिखा गया है, इसमें आपको कंपैरिजन करना है। क्या करना है, इसमें आपको कंपैरिजन करना है। ये चीज मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ओके। तब तक आप इसके बारे में सोचिए, खाली मत बैठिए, इसके बारे में सोचिए कि ये जो हमारी लैटिस एनर्जी है ये 1/r के प्रोपोर्शनल होती है।
ठीक है, 1/r के प्रोपोर्शनल है। अब आप बताइए यहाँ पे आप कैसे लिखोगे यार। देखो यहाँ पे ना एनायन सेम दे रखे हैं, एनायन सेम दे रखे हैं मतलब क्या है, ये वाला पार्ट सेम है, उन्होंने क्या बदला, कैटायन। तो कैटायन बदला, चलो देख लेते हैं भाई कैटायन क्या बदला। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ भाई, हमने क्या लिखा, Cl नेगेटिव, ये हमारा Cl नेगेटिव। अगला क्या है, Na+, हमने लिखा इसके सामने Na+, और अगला क्या लिख रहे हैं, मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम 2+। नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम +3, नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम +3। देख लो भाई, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं, कि पहले वाले में Na+ Cl नेगेटिव, दूसरे वाले में Mg2+ Cl नेगेटिव, और अगले वाले में क्या है, एल्यूमिनियम +3 और Cl नेगेटिव। ऐसा मत सोचना यार सर 3 क्लोरीन है, अबे अपने को ना हीरो एक ही एनायन चाहिए। कंपैरिजन इसी तरीके से तो करोगे, डिस्टेंस ही तो निकालना है, तो भैया हमें एक कैटायन लेना है, एक एनायन लेना है। क्लियर ना यार। हाँ अब देखो, इनमें ध्यान से देखो, इनमें ध्यान से देखो, इसको कैसे लगाएंगे, चार्ज से लगा लो, सिंपल दिखेगा। क्या है, यहां पर चार्ज वाला देख लो, Q1 इंटू Q2 करते हैं अपन, क्या, Q1 इंटू Q2। चलो 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 भाई दिमाग लगाओ, Q1 इंटू Q2, Q1 मान लो इसके लिए, Q2 मान लो इसके लिए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 इंटू 1, इस पर क्या है 2 है भाई, 2 का चार्ज है, वहां पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है, और वहां पे कितना चार्ज है 1 है। तो बताओ क्वांटिटी कहां पे ज्यादा आ रही है, आप कहोगे यहां पे ज्यादा आ रही है, मतलब इस केस में ज्यादा आ रही है, इसका मतलब हुआ यहां पर लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और यहां से ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, लैटिस एनर्जी घटेगी, क्योंकि Q1 इंटू Q2 की वैल्यू क्या हो रही है, Q1 इंटू Q2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, घट रही है ऊपर जाने पे। इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये ऑर्डर आएगा किसका, लैटिस एनर्जी का। अरे सर साइज वाला फैक्टर लगा देते, तब भी तो साइज वाला फैक्टर लगाओ ना। यहां देखो एल्यूमिनियम +3 छोटा होता है, क्योंकि 3 चार्ज हो गए ना, तो ये सबसे छोटा कैटायन है, ये थोड़ा बड़ा कैटायन। जब ये छोटा है और ये भाई साहब तो सेम ही है, तो यहां पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, बीच का डिफरेंस कम आएगा। अगर बीच का डिफरेंस कम आएगा तब भी लैटिस एनर्जी ज्यादा ही होगा। तो साइज वाले फैक्टर से और आयनिक वाले फैक्टर से, दोनों से लगाओगे तो यही फेवर कर रहा होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज लिखा गया LiCl, NaCl, KCl एंड RbCl। देखते ही समझ में आ गया होगा, नहीं आया क्या भाई, अरे बराबर आया होगा यार, पूरा भरोसा है मुझे, तुम तुरंत कर ले जाते हो। देखो भैया सब में Cl नेगेटिव है, तो देखो भैया सब में Cl नेगेटिव है, ठीक है क्या, लिथियम प्लस, तो यहाँ पे लिख दो लिथियम प्लस, इसके बाद Na+, K+, RbCl, और यहाँ पे Rb+ एंड CS+। तो यार सीजियम क्या होता है, बड़ा। अगर सीजियम की साइज बड़ी है, देखो यार चार्ज निकालो, अच्छा हाँ पहले तो ये देख लो, अदरवाइज आप सोचोगे कि सर Q1 इंटू Q2 क्यों नहीं लगाया, यहाँ तो लगाया था। आजा भाई, यहाँ पे क्या है, लिथियम पर प्लस होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो 1 इंटू 1, यहाँ भाई साहब में 1 इंटू 1 क्यों लगाएं भाई, क्यों लगाएं, क्या फायदा होगा, सब में तो सेम ही आ रहा है, सब में तो सेम ही आ रहा है, Q1 इंटू Q2 लगाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ लेकिन पहली बात पढ़ रहे हो पहली बार, तो पहले ये लगाओ, लगाने के बाद देखो अच्छा Q1 Q2 सेम आ रहा है, मतलब मामला बनेगा नहीं। क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे बड़ी जो चीज हमें देखनी होती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर ये तुम सीख गए, विश्वास मानो, विश्वास मानो, बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी सिर्फ ये सीखने से। पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वो डिफरेंट चीज क्या है जिससे हम जवाब दे सकते हैं, ये पॉइंट ढूंढो। अब यहां पे सेम चीज को देख के कोई फायदा नहीं है, अपने को कहां जाना पड़ेगा, डिस्टेंस के पास जाना पड़ेगा। जब आप इसकी शरण में जाएंगे तो आपको पता चलेगा यार जो ये सीजियम प्लस है ना उसकी साइज बड़ी होती है, लिथियम प्लस तो छोटू सा होता है। अगर लिथियम प्लस छोटा है तो LiCl के बीच में जो R की वैल्यू होगी सबसे कम होगी, यहां पर R की वैल्यू कम होगी तो यहां पर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, यहां पर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों हुआ, इसको कैसे सॉल्व किया भाई, इसको कैसे सॉल्व किया, यहां पर इस रेडियस वाले फैक्टर से किया या डिस्टेंस वाले फैक्टर को यूज करके किया है। सर आगे आगे बढ़ जाओ ना, क्यों थका रहे हो आप। ये देख लो भाई, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, Al Al2O3 और AlF3। देखो भाई इसमें सेम क्या है, इसमें आपको सेम क्या दिख रहा है, एल्यूमिनियम। अंतर कहां पे आ रहा है भैया, अंतर आ रहा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में। आ जाइए देख लेते हैं। देखिए यहां पर होगा नाइट्रोजन की खोपड़ी पर 3 नेगेटिव, यहां पर ऑक्सीजन की खोपड़ी पे 2 नेगेटिव, फ्लोरीन की खोपड़ी पे क्या होगा, यहां पर 1 नेगेटिव। तो भैया चार्ज वाले से पहले करके देखो, हमेशा चार्ज प्रेफरेंस रखो दिमाग में, अगर चार्ज से सॉल्व हो रहा है उसी को बोलो कि यही से सॉल्व करेंगे भैया, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तब जाओ तुम रेडियस की शरण में, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो क्या होगा, एल्यूमिनियम पे क्या होता है +3, तो 3 इंटू 3, यहाँ पे क्या 3 इंटू 2, क्योंकि भैया 2 होता ना, यहाँ पे क्या 3 इंटू 1। तो 4 से समझ में आया कि किसका ज्यादा लैटिस एनर्जी भैया, किसका ज्यादा, इसका, ठीक है। तो इन सारे एग्जाम्पल से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आपके सामने कोई भी एग्जाम्पल आए यार, पहले आप चार्ज लगाओ फिर रेडियस लगाओ,
कहानी खत्म, पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढो, फिनिश फिनिश, मामला फिनिश। ठीक है, आ जाओ अब पढ़ते हैं फजान्स रूल। अगर आपने आज के पहले कभी फजान रूल पढ़ा हो और आपको ना समझ में आया हो, मेरी खुली चुनौती, खुली गारंटी, अगले 5 मिनट में तुम पूरी जिंदगी भर के लिए फजान रूल नहीं भूलो, पूरी जिंदगी के लिए अपने बच्चे को पढ़ा लेना। ठीक है, यहां तक की गारंटी, देख लो भाई। आ जाओ आ जाओ। सर हम ही नहीं सीख पाएंगे, बच्चे को क्या सिखाएंगे? हाँ आप देखो भाई, फजान रूल में आपको यहाँ पे एक सामने प्रस्तुत करा हुआ कैटायन ही कहना है। देखो ये भैया कैटायन है, तो मैं लिख लेता हूँ इसको, चलो A+ लिख देता हूँ। क्या लिख रहा हूँ? A+। इस वाले के लिए लिख रहा हूँ B नेगेटिव, है ना। एनायन की साइज बड़ी होती है यूजुअली, क्या होता है, एनायन की साइज बड़ी है, यहाँ पे कैटायन है, कैटायन क्या होता है, छोटा होता है, तो ये हमने बनाया हुआ। अब देखो फजान रूल क्या कहता है। फजान रूल बताता है पोलराइजेशन के बारे में। किसके बारे में? पोलराइजेशन के बारे में। अगर पोलराइजेशन की फीलिंग नहीं आ रही है, सुनिए समझिए, समझ में आएगा। देखो अब हमारे पास क्या है, एक कैटायन है, एक एनायन। एनायन की साइज बड़ी है। अगर एनायन की साइज बड़ी है तो जो ये भाई साहब का न्यूक्लियस है एनायन का, क्या वो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के बैठ पाएंगे? क्या लगा पाएंगे? जवाब है नहीं। अरे भाई जब दूरी बढ़ जाती है तो डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता, क्योंकि 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 यहां पर डिस्टेंस रिलेशनशिप हुआ ना, तो इलेक्ट्रॉन कहां हो गए? यहां पे। इलेक्ट्रॉन कहां है? यहां पे। दूर हो गए। अगर दूर हो गए तो सामने से कोई आएगा जो इसके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को मोड़ के अपनी तरफ ले जाएगा। मतलब जब डिस्टेंस पे कोई बैठा होगा तो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन पे अच्छी होल्डिंग नहीं कर पाएगा, और अच्छी होल्डिंग नहीं होगी, अच्छी ग्रिपिंग नहीं होगी अपने इलेक्ट्रॉन पर, तो उस इलेक्ट्रॉन को पड़ोसी क्या करेगा, अगल बगल वाले क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ मूव करा लेंगे। क्योंकि भैया उसको घर में तो इज्जत मिल नहीं रही है, क्योंकि वो देख रहा है यार डिस्टेंस हमारे बीच में बढ़ गया, तो दूसरे के साथ वो क्या करेगा, डिस्टेंस कम करने लग जाएगा। करेगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड धीरे धीरे बढ़ करके, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मन क्या हो रहा है कि वो इस कैटायन की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि कैटायन की तरफ जाने पर उनको ठीक ठाक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है। ठीक ठाक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है। इसकी वजह से यहां का इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम करके A+ की तरफ जाना चाहेगा। कहां जाना चाहेगा बोलो? अरे बोलो कहां जाना चाहेगा? A+ की तरफ जाना चाहेगा। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात भेजे में गई, बस इतना ही है। फजान रूल खत्म हो गया। क्या बोल रहा हूं कि यार उसको अपने घर में इज्जत नहीं मिली। उसने देखा कि हमारे बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो पड़ोसी के साथ रिश्ता बनाना शुरू कर रहा है, और ये रिश्ता बनाते वक्त वो जो क्या कर रहा है, मूव करके कहां पे आ रहा है, कैटायन की तरफ आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैटायन की तरफ मूव कर रही है, ये आपको किस बात की फीलिंग दे रही है? क्या ये कंप्लीटली आयनिक की फीलिंग है? नहीं, ये कोवलेंट होने की फीलिंग है। यहां पे आओ, समझो। जैसे मान लो A और B है, अभी मैं कह रहा हूं ये कोवलेंट, अभी कह रहा हूं कोवलेंट है। अब यार अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बीच में है तो बोला जाएगा कि यार ये एक अच्छा कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक पर किसी पर मूव कर जाए, मान लो यहां पर आ जाए, तो ये बन जाएगा B- और ये पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ समझे? इलेक्ट्रॉन अगर टोटल उठ करके किसी पर चला जाता है तो वहां पर आयन बनते हैं और आयनिक इंटरेक्शन होता है। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाएं तो बोला जाता है कोवलेंट इंटरेक्शन या कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए, कोवलेंट करैक्टर को लाने के लिए दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का आना जरूरी है, और यहां पे यही हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ रही है। अगर दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ रही तो बोला जाएगा यहां पर धीरे 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 कोवलेंट करैक्टर डेवलप हो रहा है, जिसको हम कहते थे देखने पर कि यार ये तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। हम कहते थे कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहां पर कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड ना बन करके थोड़ा सा इसमें कोवलेंट करैक्टर आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ गई। और अगर दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ रही है तो भैया वहां पे कोवलेंट करैक्टर डेवलप हो रहा है। पकड़ ले गए क्या बात को? बात को पकड़ ले गए क्या भाई? शायद समझ ले गए होंगे। अब एक बात सुनो, यहां पर जो आप इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ जाते हुए देख रहे हो ना, इसी को बोला जाता है कि आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइज हो रहा है। क्या हो रहा है? पोलराइज हो रहा है। एक जगह बैठा था कंसंट्रेटेड, लेकिन सामने वाले ने इंटरैक्ट किया तो भैया वो पोलराइज होकर के उसी की तरफ चले गए। तो ये प्रोसेस जिसमें ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मूव करता है दूसरी तरफ, उसी को बोला जाता है पोलराइजेशन। क्या हो रहा है? पोलराइजेशन। ये चीज मूव करके कहां जा रही है? इधर जा रही है। इसी को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। तो देख लो भैया क्या हो रहा है। पोलराइजेशन क्या होता है? देखो भैया क्या है,
पढ़ो 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 पढ़ो, क्या लिखा है? पोलराइजेशन इज द डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। भाई कर क्या रहे हो? अरे अच्छा खासा उसका घर चल रहा था, लेकिन सामने से कोई आया जो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मूव करके ले गया, डिस्टॉर्ट कर दिया। किसका? ये बी वाले का घर डिस्टॉर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव करके इधर आ गया। इसी डिस्टॉर्शन को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। तो कोई पूछे पोलराइजेशन क्या, क्या बोलोगे? डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। किसका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है? किसका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है? तो कहोगे एनायन का। ध्यान देना, किसका? एनायन का। जिसका इलेक्ट्रॉन मूव करता है, बोला जाता है उसके अंदर एक करैक्टर है, उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। ध्यान से देखना भाई, एनायन के अंदर क्या होता है? पोलराइजेबिलिटी होती है। इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को मूव करा सकता है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ खींच कौन रहा है? पोलराइज कौन करा रहा है? किसके पास इतनी ताकत है, औकात है कि वो पोलराइज करा ले? तो बोलोगे ये औकात, ये ताकत कैटायन के पास है। तो कैटायन के पास होता है पोलराइजिंग पावर और एनायन के पास होता है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी मतलब क्या है? कि दूसरे को देख के बहक जाना। ठीक है, ये कैरेक्टर किसके पास है? एनायन के पास। वो देखते ही बहक करके किधर आ गया? कैटायन की तरफ आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बीच में आ गया। कुल मिला के समझाने का मतलब ये था। तो समझ में आया? अगर कोई पूछे कि एनायन की पोलराइजेबिलिटी अगर बहुत अच्छी है, एनायन की पोलराइजेबिलिटी अगर बहुत अच्छी है, तो क्या वहां पर कोवेलेंट करैक्टर अच्छा होगा? कहना हाँ, क्योंकि जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में आएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में बढ़ रही है तो वहां पर कोवेलेंट करैक्टर होता है। लाइन समझ में आई होगी? बराबर आप फील कर चुके होंगे जो मैं बोलने वाला था। इसका मतलब यह हुआ कि आयनिक कंपाउंड जो हमें दिखता है ना, वो 100% आयनिक नहीं है। उसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर इनबिल्ट है भैया। उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट करैक्टर छुपा हुआ है। किसी के अंदर ज्यादा तो किसी के अंदर कम है। लेकिन वहां पर आयनिक कंपाउंड के अंदर जो A+B हुआ करते थे, AB कंपाउंड हुआ करते थे आयनिक, वहां पे कंप्लीटली आयनिक नहीं है, वो 100% आयनिक नहीं है। वहां पर कोवेलेंट करैक्टर इन्वॉल्व है। तो देखो भैया क्या लिखा है? कोवेलेंट करैक्टर इन आयनिक कंपाउंड। तो हर आयनिक कंपाउंड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट करैक्टर होता ही है। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दिया जाता है फजान्स रूल। अब हमें यह पढ़ना होता है कि आखिरकार किस कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा है और किस कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट करैक्टर कम है। जो लिखा गया है इसी से निकालेंगे और इसी को रूल बोलेंगे, फजान रूल। ठीक है, अब देखो यार, यहां पे लाओ। अगर हमने एनायन जो लिया है और जो हमने कैटायन लिया, ये कैटायन जितना छोटा होगा, ये कैटायन जितना स्मॉल साइज का होगा, ध्यान देना भाई, जितना स्मॉल साइज का होगा उतना उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो? साइज बड़ा होगा तब ना वो पोलराइज करेगा। अरे नहीं भाई, सिंपल सी लाइन सोचो कि पोलराइजिंग पावर किस बात पर डिपेंड कर रही है? चार्ज की डेंसिटी पर डिपेंड करती है। किस पर? चार्ज की डेंसिटी। क्या हो गया भाई? डेंसिटी। ठीक है, चार्ज की डेंसिटी पर डिपेंड करती है। ये डेंसिटी दिख ही नहीं रहा है, कुछ अजीब सा प्राणी लग रहा है। इसको थोड़ा सफाई करेंगे, शुद्ध रूप से साफ सुथरा डेंसिटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेंसिटी। देखो यार, किसी के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा वो उतना आसानी से सामने वाले को पोलराइज करेगा। यार जितना छोटा होगा, चार्ज तो एक ही है, एक ही प्लस चार्ज है। अगर तुमने छोटा लिया तो भैया वही प्लस चार्ज इस छोटे बॉडी पर स्प्रेड आउट होगा। अब तुमने इतना बड़ा ले लिया और इसकी खोपड़ी पर एक ही प्लस चार्ज, दोनों पे प्लस चार्ज क्या सेम है। लेकिन यहां पर भैया साइज बड़ी, अगर साइज बड़ी है चार्ज सेम है, तो यार एक पॉइंट पर चार्ज की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। और अगर चार्ज की डेंसिटी कम होगी तो सामने वाले को वो खींच नहीं पाएगा, वहां का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके पास नहीं आएगा। लेकिन इनके पास आसानी से आएगा क्योंकि इनके पास ताकत है, इनके पास औकात है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे चार्ज डेंसिटी से आप क्या बताते हो? पोलराइजिंग पावर बताते हो। क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या भाई? शायद क्लियर है। मैं आपको यहीं पर एक सवाल करा देता हूं, आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी, अदरवाइज आप रट्टा मार जाओगे। चार्ज डेंसिटी वाला सवाल है, तो यहां पर देख लीजिए, मैं ले लेता हूं Na+, फिर अगला ले रहा हूं Mg2+, अगला क्या ले रहा हूं? मैग्नीशियम, सॉरी एल्युमिनियम 3+। अब आपसे पूछता हूं कि बताइए यहां पर चार्ज डेंसिटी किस में ज्यादा? सिंपल पूछ रहा हूं, चार्ज डेंसिटी कहां पे ज्यादा है? जहां पे 3+ है, इसके बाद 2+, इसके बाद Na+। तो ये चार्ज डेंसिटी का एक ऑर्डर है।
अगर चार्ज डेंसिटी यहां ज्यादा है तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यार 3 प्लस चार्ज है। अगर एक कैटायन है उस पर 3 प्लस चार्ज है तो वो सामने वाले का क्या करेगा, पूरा बिल्डिंग खराब कर देगा, इलेक्ट्रॉन खींच खींच करके ले आएगा। लेकिन इस भाई साहब के पास तो एक ही पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा कोई पूछे पोलराइजेशन कौन करेगा, बोलना एल्युमिनियम +3 करेगा। डिस्टॉर्शन कौन करेगा, बोलना एल्युमिनियम +3 करेगा। बोलो समझ में आया क्या, हाँ आ गया। तो हमें क्या चाहिए, हमारा कैटायन छोटे साइज का चाहिए, लेकिन हमारा एनायन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बिग साइज। भाई बड़ा होना चाहिए ना, बिग साइज का होना चाहिए। अगर बड़ी साइज का आप लोगे, तो भैया इस वाले न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, क्योंकि साइज बड़ी है। साइज बड़ी होगी तो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन पे होल्डिंग नहीं रख पाएगा तो पड़ोसी होल्ड करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, खींच करके डिस्टॉर्ट होकर के इस भाई साहब के पास आएगा। और जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा उसी को आप पोलराइजेशन बोलोगे, और कहीं पर जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा वहां पर कोवलेंट करैक्टर उतना ज्यादा होगा। तो कोवलेंट करैक्टर को ज्यादा करने की प्राइमरी कंडीशन ये, कोवलेंट लिख लो इस चीज को, कोवलेंट करैक्टर, कहीं पर कोवलेंट करैक्टर ज्यादा तब होगा जब हमारा एनायन बड़ा हो और कैटायन हमारा छोटा हो, क्योंकि कोवलेंट करैक्टर का मतलब होता है डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहां के हिसाब से इतनी बात पच गई हो तो कृपया बताएं, हम आगे बढ़ जाए, है ना भाई। आइए पोलराइजेबिलिटी, अब इसी को बोलने का दूसरा तरीका क्या है, मैं जो भी बोल रहा हूं ना वो सेंटेंस दिमाग में रखना। क्या बोला जाएगा यार, जो हमारा एनायन है वो अगर बड़े साइज का है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी अच्छी होती है, ऑब्वियसली ना, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी होती यही चीज है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दूसरी तरफ दे दो। तो क्या बोलोगे, जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, और जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उतना ज्यादा पोलराइजेशन, क्योंकि उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन बोलते हैं। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर। एक ही बात को घुमा फिरा के बोला जा रहा है, आपके दिमाग में सेट हो जाए, कभी भी आप ना भूलें, क्योंकि मैंने गारंटी दी थी ना, बच्चों को सिखाना है, सिखा देना आप, ठीक है। आसपास पड़ोस में कहीं बच्चे दिखे, अपने वाले बच्चे नहीं यार, आसपास पड़ोस के बच्चे, ठीक है। आ जाओ भाई, कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक कंपाउंड। इसके लिए अगर जिसको समझ नहीं आया उसके लिए मैं कुछ चीजें प्रस्तुत कर रहा हूं, वो चीज देखेगा। देखो हमने क्या किया, कैटायन को हम छोटा करते गए। आपसे पूछ रहा हूं, बताइए सबसे ज्यादा यहां पर आयनिक करैक्टर कहां पे होगा। मेरा सवाल आयनिक करैक्टर को लेके है, कोवलेंट करैक्टर आयनिक करैक्टर दोनों देखेंगे, ठीक है। बताओ सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर कहां पे होगा, मैक्सिमम आयनिक करैक्टर कहां पर दिखाई देगा। यहां पर देखो कैटायन बड़ा है, ये वाला कैटायन छोटा है, और ये वाला एनायन क्या है, बड़ा है। तो कैटायन छोटा है, एनायन बड़ा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड भाग करके कहां आएगा, भाग करके टुवर्ड्स कैटायन बहुत ज्यादा आएगा। अगर भाग करके आएगा तो इसका मतलब इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिलेगी। इसका मतलब यार यहां पर कोवलेंट करैक्टर बहुत ही शानदार होगा। क्या होगा, कोवलेंट करैक्टर शानदार होगा। और अगर यहां पर कोवलेंट करैक्टर शानदार है, इसका साफ मतलब है यहां पर आयनिक करैक्टर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये दोनों तो इम्प्रोपोर्शनल है ना, कोवलेंट और आयनिक। यार जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में रहती है तो उसको कोवलेंट कहते हैं, जब नहीं रहती, एक किसी पे शिफ्ट हो जाती तो उसको आयनिक कहते हैं, यही है ना। तो क्या बोलोगे, यहां पर कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है। लेकिन यहां पर देखो, ये एनायन भी छोटा है और कैटायन क्या है, बड़ा है। एनायन छोटा है, कैटायन बड़ा है, तो यहां पर कोवलेंट करैक्टर मिनिमम है, यहां पे कोवलेंट करैक्टर मिनिमम है। अगर यहां पर कोवलेंट करैक्टर मिनिमम है तो निश्चित रूप से आयनिक करैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको शायद बात समझ में आ गई हो कि हमें कोवलेंट करैक्टर और आयनिक करैक्टर कभी भी आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब आने चाहिए, ठीक है। क्या होते हैं, डिफरेंस क्या, कैसे निकालते हैं, क्या मैकेनिज्म है, क्या तरीका, वो हमने यहाँ पे समझा दिया। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने मैं लेके आता हूं F नेगेटिव, दूसरा Cl नेगेटिव, अगला क्या है Br नेगेटिव, और आगे लेकर के आ जाता हूं I नेगेटिव। अब आप बताइए यहां पर पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ध्यान देना, पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा है, सारे एनायन है ना, तो एनायन की क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी भाई, जिसकी साइज बड़ी होगी। तो पोलराइजेबिलिटी अगर ज्यादा है तो लिखा जाएगा पोलराइजेशन ज्यादा होगा। अगर पोलराइजेशन ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पे कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये सारी चीजें समझ में आ रही है, बराबर समझ में आ रही है ना। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट भैया कुछ ऑर्डर्स हैं, उनको देख लीजिए। आयनिक करैक्टर के बारे में आपको बताना है, कोवलेंट करैक्टर मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। अब मैं कह रहा हूं कि आप बताइए कि यहां इनमें सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर कहां पे, बताइए। आप क्या करिए, कोवलेंट करैक्टर आपको निकालना आता, निकाल करके उसका उल्टा कर देना, कहानी बन जाएगी, है ना।
आ जाओ, LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CHCl। अच्छा जी देखो क्या हो रहा है, यहां पर एनायन सेम है, क्लोरीन ही तो एनायन है। अरे यार क्लोरीन एनायन है, क्लोरीन एनायन है, हर जगह क्लोरीन ही एनायन है, लेकिन मेटल धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदल रहे हैं, मतलब मेटल की साइज बढ़ा रहे हैं। अगर आप मेटल की साइज बढ़ा रहे हो मतलब कैटायन की साइज बढ़ा रहे हो। अरे यार कैटायन की साइज अगर बढ़ा दोगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा, क्योंकि कैटायन की साइज हमें सबसे छोटी रखनी होती है ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर पाने के लिए। अगर यहां पर कोवलेंट कैरेक्टर क्या है, कम है, तो यहां पर आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो क्या बोलोगे, आयनिक कैरेक्टर के ऑर्डर है ये जो भी बना रहा हूं ना, ये क्या है, आयनिक कैरेक्टर का ये ऑर्डर होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, NaF, NaCl, NaBr, NaI। अभी बताया है इसको हमने, क्या किया, यहां पर हमने कैटायन फिक्स कर दिया, अब की बार कैटायन फिक्स किया, एनायन बदल दिया। एनायन में आई क्या है, सबसे बड़ा है, और एनायन अगर बड़ा है तो वहां पर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो यहां पर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है क्योंकि आई नेगेटिव की साइज बड़ी। अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इसका मतलब क्या है, यहां पर आयनिक कैरेक्टर कम है। तो देखो भैया इसको उल्टा बना दो, ये होगा आपके आयनिक कैरेक्टर का एक ऑर्डर। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, AgF, AgBr, AgCl, AgI। यहां पर देखो भैया सेम कहानी, यहां पे भी AgI क्या होगा, ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर रखेगा। भाई AgI क्या करेगा, ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर रखेगा। अगर ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर रखेगा तो भैया देख लो ये आयनिक है ना। और इसी वजह से आप एक चीज और भी यहां पे समझ सकते हो, इसी वजह से आप देखते हो कि ये वाली जो चीजें होती है ना, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होती, ये क्या बनाती है, ये प्रेसिपिटेट बनाती है, ये पानी में प्रेसिपिटेट बनाती हैं, लेकिन ये भाई साहब डिसॉल्व हो जाते हैं। ये पानी में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ये H2O में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब क्यों हो जाते हैं, भाई पानी क्या है, पोलर कंपाउंड है, और पोलर के अंदर कोई आयनिक चीज आराम से डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब आयन वाली चीज आराम से डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि पोलर पोलर को ही क्या करता है, अच्छे से डिसॉल्व करता है। लेकिन यहां पर इनके अंदर क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। भाई यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा वो किसी आयनिक में जाकर के आसानी से डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये देखो यहाँ पर भी लग रहा है, ठीक है। कभी ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछा है तो आप कर ले जाओगे। अब देखो आयनिक कैरेक्टर से आप क्या क्या निकाल सकते हो, थर्मल स्टेबिलिटी निकाल सकते हो और मेल्टिंग पॉइंट निकाल सकते हो। अभी जो आपने ऊपर पढ़ा है इन सब के लिए अगर मैं पूछ दूं मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो भैया जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। बताऊंगा थर्मल स्टेबिलिटी का, फिलहाल देखो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि वो चीज किस टेम्परेचर पे जाके मेल्ट हो जा रही है, यही है ना मेल्टिंग पॉइंट। और थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, थर्मली कितना ज्यादा स्टेबल है, मतलब आप ऐसे समझो कोई चीज है अगर वो कम टेम्परेचर पे टूट जाती है, कम टेम्परेचर पे टूट जाती है, अपने कंपोनेंट्स में बिखर जाती है, तो उसको बोला जाएगा यार वो थर्मली स्टेबल नहीं है, वो हीट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। थर्मल मतलब हीट, थर्मल स्टेबिलिटी हीट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अगर वो हीट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है मतलब वो थर्मल स्टेबल नहीं है। और जो हीट को बर्दाश्त करे भैया उसके ऊपर तुम टेम्परेचर मारे जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ गया लेकिन वो वैसा ही बैठा है, घाघ आदमी है, तो वो क्या होगा, थर्मली स्टेबल बोला जाएगा। ये कब संभव है, जब वहां पर क्या ज्यादा हो, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो। तो जिसके अंदर आयंस के कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो दो आयंस एक दूसरे के साथ ज्यादा चिपके होंगे, और जितना ज्यादा आयंस एक दूसरे के साथ चिपके रहेंगे उसको तोड़ना उतना कठिन होगा। ठीक है भाई, तो थर्मली स्टेबल और मेल्टिंग पॉइंट शायद आप समझ चुके होंगे। तो जब आपको इसके लिए ऑर्डर पूछा जाए तो यही वाला चिपका देना है ना। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। एक चीज लिखी गई है, ये पूछा जाता है, एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है कि LiCl इज मोर सॉल्युबल इन pyridine देन H2O। व्हाई पूछा ये जा रहा है कि जो आपका LiCl है वो सॉल्युबल है pyridine के अंदर, लेकिन पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है। यार पानी के अंदर देखो भाई, पानी क्या पोलर होता है। सर ये पोलर कैसे पता चलेगा, रे भाई ऐसा कुछ सुना है कभी, यहाँ पर डेल प्लस चार्ज होता है, डेल नेगेटिव होता है, इस पर डेल प्लस होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाते वक्त ये सब बताया गया है, ठीक है। अब ये पोलर तो कोई पोलर चीज किसी पोलर चीज को या आयनिक चीज को अच्छे से डिसॉल्व करती है ना। तो इसका मतलब पता है क्या चल रहा है, पता ये चल रहा है कि जो हमारा LiCl है ना, निश्चित रूप से ये जो LiCl है ये यार ज्यादा आयनिक कैरेक्टर नहीं रखता। मैं ये कैसे जज कर रहा हूं पता है, ये क्वेश्चन पढ़ करके जज कर रहा हूं, मैंने कोई दिमाग वाग नहीं लगाया। मैंने सिंपल सा सोचा अरे यार LiCl पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा, पानी तो पोलर है, पानी पोलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सामने वाला है वो निश्चित रूप से ज्यादा पोलैरिटी नहीं रखता, वो ज्यादा आयनिक नहीं होगा, इसी वजह से वो डिसॉल्व नहीं हो रहा। क्योंकि आयनिक होता तो पानी में डिसॉल्व हो जाता। अच्छा जी, यहां से हमने ये पता किया, अब देखूंगा कि ये हो पाता है या नहीं,
है ना, अभी देखता हूं। और बोला जा रहा है पिरिडीन में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। तो देखो यार पिरिडीन क्या है, पिरिडीन में ये डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा जी पिरिडीन क्या होता है पहले ये देख लो। तो पिरिडीन ज्यादा पोलर नहीं है, पिरिडीन क्या होता है, ज्यादा पोलर नहीं, इनके अंदर पोलैरिटी नहीं है। तो ज्यादा पोलैरिटी नहीं है तो भैया ये डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब पोलैरिटी होती है तो ये डिसॉल्व नहीं होते। ये बताता है कि वहां पर आयनिक करैक्टर की कमी है। सिंपल सी बात है यार, होगा भी, क्योंकि Li+ की साइज बहुत छोटी है और हमारे इस क्लोरीन की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। अगर ऐसा होगा तो इसके बीच में क्या होगा, कोवलेंट करैक्टर होगा, और जितना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा वहां पे आयनिक करैक्टर के कम होने के चांस होंगे। जितना कम आयनिक करैक्टर होगा वो भैया किसी आयनिक चीज में या किसी पोलर चीज में डिसॉल्व नहीं होंगे, वो किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व आराम से हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे पोलरिटी ज्यादा नहीं है। समझना ध्यान से, जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जाकर के डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे बेंजीन में डिसॉल्व हो जाए, पिरिडीन में डिसॉल्व हो जाए, तो क्या बोला जाएगा कि इसमें डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब वो चीज क्या ज्यादा कोवलेंट करैक्टर रखती है। आयनिक करैक्टर रखेगा तो पानी में डिसॉल्व होगा। ठीक है भाई, सुपर क्लियर, ओके। ओ भाई भाई भाई, ठीक है, ये चीज नोट कर लेना जो मैंने समझाया, ये चीज आप नोट कर लें, यहाँ पे सफाई की जरूरत पड़ेगी, इसको आप तुरंत नोट करें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके नोट्स में नहीं जा पाएगा। ठीक है, इस चीज को आप नोट करिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर आपके सामने एक नोट प्रस्तुत करता हूँ, इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देख लो भैया क्या लिखा है, लिखा है कैटायन हैविंग स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। पहली बार सुन रहे होंगे आप ये सब, क्या लिखा है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हैज मोर पोलराइजिंग पावर देन द कैटायन। बताता हूं क्या है, सम फीलिंग लोग यहां से, एग्जांपल से फीलिंग आएगी, इसको छोड़ो अभी, यहां पे समझा। देखो क्या लिखा है, ये लिखा है कॉपर प्लस, आगे क्या लिखा है, Cl-। ये क्या है, मैं इसको पहले आयनिक फॉर्म में बना करके तोड़ ले रहा हूं, बाद में इस पर चर्चा करूंगा। ठीक है, तो ये बने हुए हैं इनके आयंस। ठीक है, अब एक बात देखो, पता है क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि जहां पे स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये देखो। कॉपर 2+ को लिखने का तरीका बताओ, आप कैसे लिखते हो बोलो। कॉपर 2+ को लिखने का तरीका क्या है, आप लिखते हो आर्गन, लिखते हो क्या, लिखने के बाद आप क्या लिखते हो, यहां पर आप लिखते हो 4s1, मैं सिर्फ कॉपर लिख रहा हूं अभी, 4s1 3d10, ये लिखते हो, ये कॉपर के लिए। लेकिन यहां पर कॉपर प्लस है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर प्लस है, कहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहां से जाएगा। अब देखो क्या बचा हुआ है, अब आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि 3D के अंदर क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और वहां पर क्या प्रेजेंट है, और वहां पे क्या प्रेजेंट है, आर्गन प्रेजेंट है। अब देखो डी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, और उसने 10 इलेक्ट्रॉन रख रखे, मतलब है कि ये क्या है, फुली फिल्ड है, और ये भाई साहब तो इनर्ट है। तो यहां पे देख रहे हो क्या है, एक इनर्ट चीज है और बगल में डी ऐसा है जो फुली फिल्ड है, तो इसी को बोला जाता है कि यार ये क्या है, कंप्लीटली इनर्ट तो नहीं है, लेकिन यार कम से कम थोड़ा मोड़ा इनर्टनेस तो रख रहा है, क्योंकि यार ये तो इनर्ट है और ये पार्ट भी पूरा भरा हुआ है। तो यार निश्चित रूप से इसको क्या बोलेंगे, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, नकली इनर्ट बोलेंगे। ये तो क्या है, नकली इनर्ट, क्योंकि ये भरा हुआ है, इसी को बोल देते हैं स्यूडो इनर्ट। अब यहां पे आओ, Na+ के लिए क्या लिखते हो बोलो, यहां पे लिखोगे नियॉन, नियॉन लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, अगर मैं सिर्फ सोडियम की बात करूं तो आप क्या लिखते, 3s1 लिखते ना, लेकिन Na+ लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3s1 है ही नहीं, तो इसको क्या बोलोगे, Na+ को, यार वो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, मतलब Na+ जो होता है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है, लेकिन ये भाई साहब स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। समझ में आ गया ना, हाँ सर समझ में आ गया। आप बोल क्या रहे, स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट में लिखा है कि ये जो होता है, ये कैटायन जो है ज्यादा अच्छा पोलराइजिंग पावर रखता है। इसके कहने का मतलब है कि कॉपर जो प्लस है ना, 2+ नहीं, कॉपर +1, कॉपर जो +1 है, कॉपर जो +1 है वो ज्यादा अच्छा पोलराइजिंग पावर रखता है विद रिस्पेक्ट टू Na+, ये कहने का मतलब है यहां पर पोलराइजिंग पावर का। ठीक है, अच्छा सोचो, अगर कॉपर प्लस का पोलराइजिंग पावर अच्छी है, अगर अच्छी है तो वहां पे क्या होगा, Cl- के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो कोवलेंट करैक्टर कहां पे ज्यादा होगा, बताइए, कोवलेंट करैक्टर कहां पे ज्यादा होगा, यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि CuCl के अंदर कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू NaCl, क्योंकि कॉपर +1 में पोलराइजिंग पावर अच्छी है। अब मन में सवाल आता है कि मैं क्यों मान लूं कि ये लाइन सही है, तो वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि देखो भैया यहां पे होता क्या पता है, यहां पे मान लो ये कॉपर है, ध्यान देना, और सामने क्या है, क्लोरीन है। ये फील करने के लिए आपको थोड़ा सा बौद्धिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा, ये है और ये आपका क्लोरीन है। ठीक है, मतलब कोई कठिन सी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये मान लो हमारा कॉपर, और यहां पे पता है क्या, 3D है,
ये क्या है 3D10 है, ठीक है। ये सामने क्लोराइड आयन है, ये भी क्लोराइड आयन है, और ये क्या है सोडियम है, Na+ है, Na+ है, ठीक है। ध्यान देना भाई, यहाँ पे होगा क्या, इसके अंदर 29 प्रोटॉन्स है, कितने 29 प्रोटॉन्स हैं, और वो वाले प्रोटॉन्स, ये जो 29 प्रोटॉन्स है यही तो है जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचते हैं। अरे यही तो है, 29 प्रोटॉन्स की वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ आता है, भाग के इनकी तरफ आता है, यही तो होता है ना, इनकी वजह से खींच के आता है। अब देखो होता क्या है, यहां पे जो 29 प्रोटॉन्स है वो इस पर जा रहे थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने, उनको पार किसको करना पड़ा, 3D10 को। 3D10 को पार करना बड़ा ही आसान काम है, पता है क्यों, क्योंकि डी यहां पर अच्छा सील्डिंग नहीं करता, अगर आपको याद हो तो। सील्डिंग अच्छा नहीं करता तो वो क्या कहेगा, जाओ भाई मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, 10 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस 29 प्रोटॉन्स को रोकता ही नहीं है, कहता जाओ भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी औकात नहीं है रोकने की, हम फटे पुराने पर्दे की तरह हैं, हमसे तुम निकल के जा सकते हो और उसको खींच के अपनी तरफ ला सकते हो। तो यहां पे बोला जाता है कि कॉपर के केस में, कॉपर +1 के केस में Z इफेक्टिव ज्यादा होती है। क्या होती है, Z इफेक्टिव ज्यादा होती है। याद रखना, कॉपर के केस में Z इफेक्टिव पावर ज्यादा है, और अगर किसी की Z इफेक्टिव ज्यादा है तो बाहर वाले को खींचना आसान है, इसी को तो पोलराइजिंग पावर कहते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि कॉपर प्लस जो है वो ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है। लेकिन यहां पर तो 3D नाम की कोई चीज नहीं, यहां पर डी इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, अगर डी इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं तो यहां पर पुअर शील्डिंग जैसी कोई कहानी नहीं है। लेकिन यहां पर इसकी पुअर शील्डिंग की वजह से ये जो 29 प्रोटॉन्स है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लाते हैं, मतलब पोलराइज कर देते हैं, मतलब कि हमारे कॉपर का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इसी वजह से CuCl के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर अच्छा होता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई क्या, शायद आपको समझ में आ गई होगी। चलिए जी अब चल लेते हैं पीछे, इतनी ही थी बात, खत्म हुई, आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और आपको अगले लेक्चर में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, अगले लेक्चर में मैं S ब्लॉक के बारे में पढ़ाऊंगा, और S ब्लॉक को बहुत बड़ा नहीं खींचेंगे, हम उसको सिर्फ 2 या 3 वीडियो में खत्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद P ब्लॉक में हम जंप कर रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए,